गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज इस क्लास के अंदर हम लोग स्टूडेंट्स जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जो होती है उसके अंदर कायरलिटी को चेक करना। उसके बाद में हम लोग लेंगे गॉसे इंटरेक्शन, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? और फिर उसे स्टडी करेंगे हम लोग पर हाइड्रो एंथ्रासीन के अंदर, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के अंदर, और फिर हम उसको लिंक करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी एंड रिलेशनशिप इन रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कन्फर्मर से। क्लियर? तो ये सारे लिंक्ड टॉपिक हैं जो हम लोगों को अब चालू करना है। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में स्टार्ट करता हूं कायरलिटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा कायरलिटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। Chirality in disubstituted cyclohexane। देखिए डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैं कायरलिटी स्टार्ट करता हूं, लेकिन अब जब कभी भी मैं डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में कायरलिटी स्टडी करूंगा तो मैं उन डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर कुल कितने एनेंटियोमर बनते हैं, कुल कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनते हैं, कुल पेयर ऑफ एनेंटियोमर कितने हैं, कुल रासायनिक मिक्सचर कितने हैं, कुल डायस्टीरियोमर कितने हैं, कुल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, इनकी मैं चर्चाएं करूंगा। तो मैं इन्हें बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए मैं इन्हें मार्क कर देता हूं कि मैं किसे ए कहूंगा, किसे बी कहूंगा और किसे सी कहूंगा, किसे डी कहूंगा, किसे ई कहूंगा, एटसेट्रा। तो हम मार्किंग कर देते हैं। देखिएगा, हम टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या ये कह दूं टोटल एनेंटियोमर, टोटल एनेंटियोमर, इसको हम ए कहेंगे। करेक्ट? हम टोटल पेयर ऑफ एनेंटियोमर, टोटल पेयर ऑफ एनेंटियोमर इसे बी कहेंगे। टोटल रासायनिक मिक्सचर या कह दूं रासायनिक मॉडिफिकेशन, टोटल रासायनिक मिक्सचर या इसी को हम कह देते हैं टोटल रासायनिक मॉडिफिकेशन, टोटल रासायनिक मॉडिफिकेशन। ठीक है? तो टोटल रासायनिक मिक्सचर या टोटल रासायनिक मॉडिफिकेशन, इसे हम सी कहेंगे। फिर हम बात करेंगे टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर किसी भी कंपाउंड में कितने हैं या टोटल मीजो कंपाउंड कितने हैं, इसको मैं डी और ई कहूंगा। तो हम कहते हैं टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, इसको हम डी कहेंगे। टोटल मीजो कंपाउंड, इसे हम ई कहेंगे। और उसके बाद फाइनली टोटल स्टीरियो आइसोमर को हम लोग आगे एफ कह देंगे, या डायस्टीरियोमर भी ले लेते हैं हम इसके अंदर एक बार, फिर स्टीरियो आइसोमर कर देंगे। टोटल डायस्टीरियोमर, इसको हम एफ कहेंगे। और टोटल स्टीरियो आइसोमर, टोटल
स्टीरियो आइसोमर्स, इसको हम जी कहेंगे। क्लियर? तो हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, अब आगे जाके हमें बार बार ये नहीं लिखना पड़े इतने स्टेटमेंट्स, उसके लिए हमने मार्किंग कर ली, किसको हम ए कह रहे हैं, किसको हम बी कह रहे हैं, किसको सी कह रहे हैं, किसको डी कह रहे हैं, किसको ई कह रहे हैं, किसको एफ कह रहे हैं और किसको जी कह रहे हैं। क्लियर? अब मैं स्टार्ट करता हूं डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर कायरलिटी, यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में अब हम कायरलिटी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा वन बाय वन एक एक बात आप लोग समझते हुए चलना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये क्लियर करें कि डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है। डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन का क्या मतलब हो गया कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर लगी हुई ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, अगर मैं इनको तो हटा दूं और इसकी जगह दो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दूं। अब दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है दोनों एक जैसे हो या हो सकता है दोनों अलग अलग हो, तो मैं कहता हूं या तो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, राइट, दो मैंने जी ग्रुप लगाए, या तो दोनों सिमिलर हैं या दोनों डिफरेंट हैं। ये दोनों जी ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, मैंने कहा सेम भी हो सकते हैं। क्लियर? ये दोनों जी ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ये सेम है तो मैं इसको कहूंगा C6H10X2, और अगर ये डिफरेंट है तो मैं इसे कहूंगा C6H10XY। ये डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है जो हमें डिस्कस करनी है। अब आप देखिएगा ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है 1-1 पोजीशन पे हो सकता है 1-2 पोजीशन पे हो सकता है 1-3 पोजीशन पर और हो सकता है 1-4 पोजीशन पे हो। तो ये सभी प्रकार की पोजीशंस को लेते हुए हम इनके अंदर कायरलिटी डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूंगा और आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो है ये वाला, यानी सिमिलर ग्रुप लगाते हुए, और जब ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बाद फिर हम लोग लेंगे ये वाला वन बाय वन हम इन दोनों को स्टडी करते हैं। करेक्ट? चलो जी देखते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले C6H10X2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर कायरलिटी। ओके, तो सबसे पहले अब हम जो चर्चाएं कर रहे हैं वो चर्चाएं कर रहे हैं C6H10X2 के लिए। करेक्ट? और इसके अंदर भी मैं सबसे पहले ले रहा हूं 1-1 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये लीजिए 1-1 डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? चलिए देखिए 1-1 डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसको मैं जब लूंगा तो इसको रिप्रेजेंट मैं इस प्रकार से करूंगा, ये लीजिए। करेक्ट? अब मेरा सबसे पहले जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या ये जीआई देगा, तो हम कहेंगे नहीं, 1-1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जीआई नहीं देते। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग कर चुके हैं और उससे भी पहले हम जीआई में भी पढ़ चुके हैं। तो हम ये कहेंगे ये कंपाउंड जीआई नहीं देगा, जीआई नॉट के, यानी इस कंपाउंड के अंदर जीआई एब्सेंट है, ये कंपाउंड जीआई नहीं देते हैं। अब मैं इसके अंदर कायरलिटी की चर्चा करता हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की चर्चा करता हूं, तो जरा देखेंगे अगर मैं इसका चेयर फॉर्म ड्रॉ करूं तो आपको पता है चेयर फॉर्म ऐसे ड्रॉ होगा, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। करेक्ट? अब एक चेयर फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखेंगे आप लोग। एक चेयर फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऊपर एक एटम, फिर ये 2 एटम ऐसे, फिर ये 2 ऐसे और एक ऐसे चेयर फॉर्म रिप्रेजेंट होती है। देखो समझना, अगर मैं ये कहता हूं ये साइक्लोहेक्सेन, आप ऐसे प्लेनर ले लो, 6 एटम हो गए। क्लियर? और मैं कहता हूं इस एटम को, इस कॉर्नर को ऊपर उठा लो और इधर वाले कॉर्नर को नीचे गिरा लो, तो आपका ये एटम ऊपर,
फिर ये 2 एटम नीचे, फिर ये 2 एटम ऊपर और ये नीचे। 3 एटम ऊपर होते हैं अपवर्ड, 3 एटम नीचे होते हैं डाउनवर्ड। ये एक अपवर्ड, 2 डाउनवर्ड, 2 अपवर्ड, 1 डाउनवर्ड, ये होता है। और जब हम ये प्लेन लगाते हैं, यानी इस प्लेन का मतलब है इस एटम और इस एटम के थ्रू प्लेन जब लगता है, ये एटम और ये एटम, जब हम लोग इस एटम और इस एटम को लेते हुए, यानी वो 2 एटम जिनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 और 4 है, उनको लेते हुए प्लेन लगाते हैं। देखेंगे ये एक एटम, फिर ये 2 नीचे, 2 ऊपर, ये नीचे, तो ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला, इनकी रिलेटिव पोजीशन 1 और 4 है। जब आप इनको लेते हुए एक प्लेन लगाते हैं तो याद रखिएगा इस प्लेन के अंदर कुल कितने एटम आधे आधे करते हैं, जरा देखेंगे। जब हम ये प्लेन लगाते हैं तो ये हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन, ये लीजिए, और ये X और ये X, यानी कुल कितने एटम्स आधे आधे करते हैं। इस पर लगा हुआ एक्सियल और इक्वेटोरियल, इस पर लगा हुआ एक्सियल और इक्वेटोरियल, और ये कार्बन और ये कार्बन, ये कुल 6 एटम्स होते हैं जो कि आधे आधे करते हैं। क्लियर? मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस प्लेन को समझना, सारा का सारा हम कह दें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इसी प्लेन के अंदर है। जरा ध्यान से समझना इस प्लेन को। ओके, मैंने कहा ये एटम, उसके बाद ये 2 एटम, और इन दोनों एटम के एक्सियल नीचे और दोनों के इक्वेटोरियल ऐसे। फिर आप आगे आते हो, ये 2 एटम ऊपर की तरफ, दोनों एक्सियल ऊपर और दोनों इक्वेटोरियल डाउनवर्ड। फिर आप ये आते हो, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। तो जब आप ये प्लेन लगाते हो ना, ये प्लेन, तो इस एटम का एक्सियल और इक्वेटोरियल और इस एटम का भी एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये सब आधे 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 कटते हैं, और इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा हमारे को एक दूसरे का मिरर इमेज नजर आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्रेजेंट है। इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है। अगर ये सिग्मा प्रेजेंट है तो ये एकाइरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये एकाइरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऐसा कंपाउंड जो एकाइरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगता है, क्लियर, ऐसे कंपाउंड रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल में से हम कहते हैं नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। तो मैं इसको कहूंगा ये नॉन रिजॉल्वेबल है, that is non-resolvable। तो ये 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के अंदर मैंने सबसे पहला जो एग्जांपल लिया ये XX लेते हुए, ठीक है। तो C6H10X2 के अंदर 1,1 डाई सब्स्टिट्यूटेड मैंने आप लोगों को समझा दिया है, क्लियर। अब मैं आता हूं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड पर। देखो अब हम बात करते हैं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। देखिएगा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड समझेंगे आप लोग। देखो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर दोनों X कहां पर होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1,2 पोजीशन पर। ये लीजिए, ये मैंने दोनों X 1,2 पोजीशन पर लगा दिए, ये लीजिए। अब मेरा पहला सवाल आप लोगों से, क्या ये कंपाउंड GI देगा? तो हम कहेंगे यस, ये GI देगा। और अगर ये GI देगा तो मैं सबसे पहले इसके लिए कहूंगा कि 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हम इसके अंदर बनाएंगे। ये लीजिए, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ट्रांस। मैं सबसे पहले इसकी बात करूंगा। इसका एक सिस आइसोमर होता है और इसका एक ट्रांस आइसोमर होता है। ये लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी बात करेंगे। ओके, चलिए जी, देखो अब मैं यहां पर सिस आइसोमर की अगर चर्चा करूं तो सिस आइसोमर कैसे बनाया जाएगा। ये लीजिए, ये वेज और ये वेज, ये सिस आइसोमर है। और अगर मैं ट्रांस आइसोमर की चर्चा करूं तो ट्रांस आइसोमर कैसे बनाया जाएगा। ये लीजिए, ये डैश, ओके, ये इसको ऐसे कर देता हूं, चलिए
डैश ही लगा देते हैं, और ये वेज, ये ट्रांस आइसोमर है। क्लियर? अब अगर मैं सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर को अभी इस वक्त राइट नाउ चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा, ये x और ये x। देखो वेज का मतलब मैंने आपको बताया था अपवर्ड, तो मैं यहां पर देखो इसे भी अपवर्ड लगा रहा हूं और इसे भी अपवर्ड लगा रहा हूं, ये 1 to सिस एक्सियल इक्वेटोरियल हमने लगा लिया है। और अब मैं चर्चाएं करता हूं इस सिस आइसोमर के अंदर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री क्या क्या हैं। अगर कोई हमसे कहे कि बताइए क्या सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो हम कहेंगे नहीं, सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। अब ऐसा देखने पर लगता है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसा अगर हम ऐसा सोचें तो एक बार को लगता है कि हाँ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती होगी। अगर मैं यहाँ इस तरीके से सोचूं, ये लीजिए, तो इसे लगता है कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार के प्लेन की चर्चा हम कभी भी नहीं करेंगे, इस प्रकार का प्लेन नहीं लगाया जाता इन कंपाउंड्स में, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं होती, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये चेयर कन्फर्मेशन के अंदर ड्रॉ करने पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके का नहीं रखती जैसा यहाँ बताया जा रहा है, बिकॉज चेयर फॉर्म में हम ऐसा प्लेन लगाते ही नहीं है। चेयर फॉर्म में अगर प्लेन है भी तो वो प्लेन एटम्स से पास होता है जिनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1 and 4 होती है। हम ये चेयर फॉर्म और हमेशा 1 नंबर और 4 नंबर एटम से पास करता हुआ प्लेन अप्लाई करते हैं। ओके, इस पर जो भी प्लेन होगा वो इसी प्रकार से चेक किया जाएगा, 1 नंबर एटम और 4 नंबर एटम, दोनों एटम की रिलेटिव पोजीशंस। क्लियर? और इस प्रकार के प्लेन को अगर आप देखें तो ये तो बॉन्ड्स में से लगने वाला प्लेन है, और बॉन्ड्स में से कोई प्लेन चेयर फॉर्म के अंदर नहीं लगता है। क्लियर? तो हम अवॉइड करेंगे इस प्रकार का प्लेन। अब मैं आगे की बात करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट, तो मैं कहूंगा सिग्मा एब्सेंट, इसके अंदर आई भी एब्सेंट है। राइट नाउ अगर किसी भी कंपाउंड में सिग्मा एंड आई दोनों एब्सेंट होते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, और अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब इस कंपाउंड की एक मिरर इमेज हम लोगों को बनानी है। ये लीजिए, इस कंपाउंड का मैं एक मिरर इमेज आइसोमर बनाता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ इसका एक मिरर इमेज आइसोमर बनाया, और इस मिरर इमेज आइसोमर में यहाँ ये x लगाया और ये x लगाया। करेक्ट? और मुझे बताओ क्या ये दोनों मिरर इमेज आइसोमर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे? तो हम कहेंगे नहीं, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एनेंशोमर्स। ये दोनों आपस में क्या हुए? एनेंशोमर्स। बिकॉज एनेंशोमर का मतलब हम लोग जानते हैं मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एनेंशोमर? द मिरर इमेज आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल, उसको हम क्या बोलते हैं? एनेंशोमर्स। अब ये दोनों मिरर इमेज आइसोमर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं सुपर इम्पोज तो नहीं है, राइट, लेकिन क्या ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है? तो हम कहेंगे यस, ये दोनों आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और हमने क्या लिखा है? ऐसे दो मिरर इमेज आइसोमर जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है बाय द कन्फर्मेशन, उन्हें हम कन्फर्मेशनल एनेंशोमर के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड्स इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय द कन्फर्मेशन, इसलिए हम इनको कन्फर्मेशनल एनेंशोमर के नाम से जानते हैं। तो हम ये कहेंगे बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, interconvertible by confirmation,
So these are called conformational enantiomer. इसलिए हम इनको कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर कहते हैं। तो याद रखिएगा 1,2 सिस आइसोमर, 1,2 सिस सिमिलर ग्रुप लगे हैं दोनों एक्स, ये किसका एग्जांपल है? कन्फर्मेशनल एनेंशियोमर्स का। तो हम कहते हैं ये कंपाउंड्स कायरल तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे में अगर इंटर कन्वर्टेबल है बाय द कन्फर्मेशन, तो बताइए इन्हें ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा या इनएक्टिव कहा जाएगा? तो हम कहेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बिकॉज एनी टाइम, हर सिचुएशन में हमेशा ये दोनों का बराबर अमाउंट सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा होगा। जस्ट लाइक पायरामिडल इन्वर्जन, दोनों इक्वल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। दोनों पायरामिडल इन्वर्जन शो करने वाले दोनों मॉलिक्यूल जो कायरल तो होते हैं, लेकिन पायरामिडल इन्वर्जन शो करते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये पढ़कर आए हैं ना, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये R1, ये R2 और ये R3, ये लीजिए, ये पढ़कर आए ना हम लोग। अगर मैं इसका एक मिरर इमेज बनाऊं, ये लीजिए, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये R1, ये R2 और ये R3, क्या ये दोनों मिरर इमेज आइसोमर है? हम कहेंगे यस। क्या ये सुपर इंपोजेबल है? हम कहेंगे नहीं। क्या ये पेयर ऑफ एनेंशियोमर है? हम कहेंगे यस। क्या ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल? हम कहेंगे यस, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल बाय द कन्फर्मेशन। इसलिए सिस्टम में हमेशा इन दोनों की मिरर इमेज, ये दोनों फॉर्म हमेशा बराबर अमाउंट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसा मिक्सचर कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग पढ़कर आए हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहां पर अप्लाई करना है कि ये कायरल तो है, बट क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? हम कहेंगे नो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज कन्फर्मेशनल एनेंशियोमरिज्म के थ्रू ये दोनों एनेंशियोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। और हमेशा कोई सा भी कंडीशन हम लोग ले लें, कोई सी भी सिचुएशन हम लोग ले लें, हर सिचुएशन के अंदर ये दोनों हमेशा 1:1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कोई सी भी सिचुएशन हो, ये दोनों हमेशा 1:1 के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो मैं अब यहां क्या कहूंगा कि ये कायरल तो है, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कायरल बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या ये रिजॉल्वेबल है या नॉन रिजॉल्वेबल है, तो हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड जो पायरामिडल इन्वर्जन शो करते हैं और अपना एनेंशियोमर बना देते हैं, ऐसा कंपाउंड जो कन्फर्मेशनल एनेंशियोमरिज्म के द्वारा अपना एनेंशियोमर बना देता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल कहे जाते हैं। तो हम कहेंगे ये कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल कहा जाएगा। हम इसको कहेंगे नॉन रिजॉल्वेबल, नॉन रिजॉल्वेबल। ओके, तो ये कायरल है बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नॉन रिजॉल्वेबल है, सिग्मा और आई इन कंपाउंड्स में एब्सेंट है और कन्फर्मेशनल एनेंशियोमरिज्म के द्वारा दोनों एनेंशियोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं है, इन्हें एक ही गिना जाएगा, ये ध्यान रखना, बिकॉज ये इसमें और ये इसमें इंटर कन्वर्ट होता रहता है। अब मैं बात करता हूं ट्रांस की। देखो भाई, अगर मैं 1,2 ट्रांस की बात करता हूं तो 1,2 ट्रांस का मतलब क्या है? जैसे 1,2 सिस का मतलब था एक्सियल इक्वेटोरियल, इसका मतलब क्या था? एक्सियल इक्वेटोरियल। वैसे ही 1,2 ट्रांस का मतलब क्या होता है? 1,2 ट्रांस का मतलब होता है, हम जानते हैं, या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। लेकिन हाँ, अगर हम बनाएंगे तो हम मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर बनाएंगे, और मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर कौन होता है? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। मोर पॉपुलेटेड का मतलब हम मोर स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करेंगे।
क्लियर? तो एक्सियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इन दोनों का ही मतलब ट्रांस है, बट प्रिफर्ड कन्फर्मर, मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर, मोर स्टेबल कन्फर्मर, चूंकि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है इसलिए हम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही यहाँ ड्रॉ करेंगे। करेक्ट? तो देखो मैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये लीजिए, ये मैंने ड्रॉ करा, एक यहाँ एक्स, ये डैश डाउनवर्ड है, ये इक्वेटोरियल अपवर्ड, ये लीजिए, इस तरीके से मैं यहाँ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ड्रॉ कर सकता हूँ। आगे देखना, अब आगे देखिएगा। अब आप लोग, अब अगर मैं ये कहूँ कि बताइए क्या इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा प्रेजेंट है, आप कहोगे नहीं, सिग्मा एब्सेंट है, और इसमें आई भी एब्सेंट है, सिग्मा और आई दोनों एब्सेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल कैसे क्या कहलाएंगे? हम कहेंगे कायरल। कायरल का मतलब ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो मैं इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ, ये लीजिए, और मैं कह रहा हूँ ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। करेक्ट? मैं कहूँगा ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। देखो ये लीजिए, करेक्ट? ये मैंने इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करी है, और ये दोनों मिरर इमेज आइसोमर हैं विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। अब मैं आगे की बात करता हूं, देखिएगा, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? तो हम कहेंगे यस, ये कायरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ऑप्टिकली एक्टिव इसलिए है बिकॉज इन ए कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म प्रोसेस के द्वारा ये एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म के द्वारा केवल कौन से कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन 1-2 पोजीशन पर सिमिलर ग्रुप्स सिस स्टीरियो पे लगे होते हैं। केवल वही कंपाउंड कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म के द्वारा एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। केवल उन्हीं कंपाउंड के एनिंशोमर कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म के द्वारा एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या बोला मैंने? कौन? साइक्लोहेक्सेन 1-2 पोजीशन पर सिस स्टीरियो के साथ सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। यानी साइक्लोहेक्सेन पहली चीज, 1-2 पोजीशन, दूसरी चीज सिमिलर ग्रुप्स और सिस स्टीरियो केमिस्ट्री। जबकि यहां स्टीरियो केमिस्ट्री कौन सी है? ट्रांस। तो यहां कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म नहीं होगी। तो यहां ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहा जाएगा। ये लीजिए, आगे देखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव के बाद अगर कोई हमसे कहे बताइए ये रिजॉल्वेबल कहा जाएगा या नॉन रिजॉल्वेबल कहा जाएगा, तो हम कहेंगे हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, रिकॉल करवा दूं पुराना एक बार, हम नॉन रिजॉल्वेबल किन्हें कहते थे? तो मैं कह दूं हम नॉन रिजॉल्वेबल उन कंपाउंड्स को कहते थे जो कि हम नॉन रिजॉल्वेबल उन कंपाउंड्स को कहते थे जो कि पहला पॉइंट या तो सिमेट्रिक होते हैं, दूसरा पॉइंट मीजो होते हैं, तीसरा पॉइंट जिन्हें मैजिक आता है। और वो मैजिक दो प्रकार का होता था, या तो कन्फर्मेशनल एनिंशोमेरिज्म या पायरामिडल इन्वर्जन। केवल यही कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल थे। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे रिजॉल्वेबल कहे जाते हैं। तो देखिएगा, इन्हें हम कहेंगे रिजॉल्वेबल। ये लीजिए, करेक्ट? अब मैं आगे की चर्चाएं करता हूं। दोनों सिस और ट्रांस आइसोमर को मैं इंडिविजुअली स्टडी कर चुका हूं। अब मैं ओवरऑल चर्चा कर रहा हूं, और जब भी कभी चर्चा ओवरऑल होगी ना, तो इसका मतलब क्या है कि चर्चा इसके ऊपर हो रही है। ये लीजिए, इसके ऊपर हो रही है चर्चा। इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब क्या है जरा समझना। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड के लिए मैं A, B, C, D, E, F और G स्टडी कर रहा हूं। ये जो चर्चाएं की थी ना अभी हमने थोड़ी देर पहले, A, B, C, D, E, F, G, मैं ये स्टडी इस कंपाउंड के लिए अब करने वाला हूं। जरा देखेंगे। अब आपसे कोई पूछे A का मतलब क्या है, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या टोटल एनिंशोमर। तो बताइए इस कंपाउंड के
कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो आप कहोगे इसके कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर केवल ये वाले हैं, यानी कि दो कैसे, एक ये रहा और एक ये रहा, दो, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, याद रखिएगा, दो। फिर मैंने कहा था कुल पेयर ऑफ एनेंटियोमर या कुल रैसिमिक मिक्सचर या रैसिमिक मॉडिफिकेशन कितने हैं, तो ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर काउंट नहीं होगा, याद रखना, ये रैसिमिक मिक्सचर काउंट नहीं होगा, बिकॉज अभी मैंने आपको कहा था एक्चुअली ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, बिकॉज बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, करेक्ट। तो मैं कहूंगा बी पेयर ऑफ एनेंटियोमर एक, रैसिमिक मिक्सचर एक। फिर है ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कितने हैं, तो मैं कहूंगा एक, ये एक्चुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन इसको मिला के कंपाउंड एक ही बोला जाएगा, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर एक, मीजो कंपाउंड इसके अंदर नहीं है। एफ का था टोटल डायस्टीरियोमर, एफ किसको कह रहे थे, कुल डायस्टीरियोमर इस कंपाउंड के कितने हैं, तो इस कंपाउंड के कुल डायस्टीरियोमर दो ही हैं, एक सिस आइसोमर और एक ट्रांस आइसोमर, ये दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है, और मैंने आपको बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, दो डायस्टीरियोमर्स हैं। और हमसे कहे कोई कुल स्टीरियो आइसोमर इस कंपाउंड के कितने हैं, तो कुल स्टीरियो आइसोमर इस कंपाउंड के कितने कितने हैं जरा देखेंगे, एक स्टीरियो आइसोमर ये रहा, एक स्टीरियो आइसोमर ये रहा, और इसको मिला के हमें एक ही कहना है, तो कुल स्टीरियो आइसोमर हो चुके हैं तीन। ये मैंने इस कंपाउंड के लिए चर्चाएं कर दी है, ए बी सी डी ई एफ जी की, ये आपको आना चाहिए, ये ए बी सी डी ई एफ जी की चर्चाएं हमने इसके लिए की। तो ऐसे में जैसे मैंने 1-2 आपको सिखाया, ऐसे ही मैं 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड लूंगा, फिर मैं 1-4 डाई सब्स्टिट्यूटेड लूंगा, पहले उसकी इंडिविजुअल स्टडी करूंगा, सिस आइसोमर की भी और ट्रांस आइसोमर की भी, और इंडिविजुअल स्टडी करने के बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा ओवरऑल ए बी सी डी ई एफ जी का कैलकुलेशन इस दिए गए कंपाउंड के लिए, करेक्ट। चलिए, ये बात हुई आपके 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड की, उतार लो फटाफट, उतार लीजिए। अब देखो 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के बाद अब मैं आता हूं 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड पर। 1-2 के बाद अब हम लोग लेते हैं 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, देखेंगे जरा। देखिएगा, देखो 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूं, एक बार पहले तो ये x लगा दिया और एक x मैंने यहां लगा दिया, दैट इज द 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब इस 1-3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर जरा देखेंगे आप लोग, अगर मैं ये कहूं इसके भी दो पॉसिबिलिटी है, ये लीजिए, एक सिस और एक ट्रांस, क्लियर, यानी कि यहां पर मैं दो पॉसिबिलिटीज लेने वाला हूं, एक इसके अंदर सिस आइसोमर और एक इसके अंदर ट्रांस आइसोमर। सबसे पहले मैं सिस और ट्रांस का मतलब लिख दूं, अगर मैं ड्रॉ करूं सिस और ट्रांस को, तो देखो ड्रॉ तो ऐसे हो जाएगा, ये मैंने सिस आइसोमर को ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, करेक्ट, ये सिस ड्रॉ कर दिया है, एक्स और ये एक्स, करेक्ट। अब देखो दोनों मैंने वेज से बताए हैं, यानी कि जो भी मैं वैलेंसी लेने वाला हूं, याद रहे वो मैं अपवार्ड लूं। अब वो दो अपवार्ड एक्सियल भी हो सकती है, वो दो अपवार्ड इक्वेटोरियल भी हो सकती है। अच्छा, सिस का मतलब क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, और प्रिफर्ड जो होती है वो कौन होती है, इक्वेटोरियल। तो मैं इसके अंदर अगर सिस आइसोमर ड्रॉ करूं तो वो ड्रॉ देखो ऐसे कर सकता हूं, देखो जरा ध्यान से, यहां पर लगा इक्वेटोरियल एक्स अपवार्ड लगाया और ये भी इक्वेटोरियल अपवार्ड लगाया, ये लीजिए, ये सिस आइसोमर हो गया, करेक्ट। अब अगर आप यहां सिस आइसोमर की बात कर रहे हैं यहां, तो ये कार्बन एक कायरल सेंटर है और ये कार्बन भी एक कायरल सेंटर है। दूसरा, अगर मैं आपसे ये कहूं क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि जब भी कभी किसी भी साइक्लोहेक्सेन में आप प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो वो हमेशा उन दो एटम्स से प्लेन जाता है जिन एटम्स की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1 and
4 होती है। तो अगर मैं यहां से प्लेन अज्यूम करूं तो हमारे को प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। क्लियर? तो मैं कहूं यहां से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। कहां से अज्यूम किया है भाई? मैंने अज्यूम किया ये लीजिए, यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे को नजर आ रही है जिसमें इस एटम पर लगे एक्सियल और इक्वेटोरियल और खुद कार्बन, इसमें भी लगा हुआ एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन और खुद कार्बन, यानी कुल 6 एटम आधे 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 कट जाएंगे और इधर का एक्स इक्वेटोरियल, इधर का एक्स इक्वेटोरियल, इधर का पूरा हिस्सा और इधर का पूरा हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज नजर आएगा। तो हम यहां कहेंगे इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा प्रेजेंट होती है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड एक आइरेल कहलाता है। कंपाउंड क्या कहलाता है? एक आइरेल। दूसरा, मुझे ये बताओ, इस कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर हैं। ये लीजिए, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर के साथ में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड को मीजो कहा जा सकता है। कंपाउंड कैसा कहा जाएगा? मीजो। याद करो मीजो की डेफिनेशन क्या लिखी है हमने? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी हो, तो ऐसे कंपाउंड मीजो कंपाउंड कहे जाते हैं। मीजो कंपाउंड में मैंने 2 शर्तें बताई थी, कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड या तो प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, देन कंपाउंड इज कॉल्ड मीजो। तो ये कंपाउंड मीजो है। अच्छा, मीजो कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं कहूंगा ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और जितने भी मीजो कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं, यानी ये कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल है। ऐसे कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन रिजॉल्वेबल। ओके, अब मैं आगे की चर्चा करता हूं। अगर कोई हमसे ये पूछ ले, अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि कहिए, बताइए कि इस कंपाउंड के अंदर, बताइए इस कंपाउंड के अंदर ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है ये किन किन एटम से पास हो रही है? कहिए, अगर मैं ये कह दूं कि इस कंपाउंड के अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है वो किन किन एटम्स से पास हो रही है, तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे इन दोनों एटम की रिलेटिव पोजीशन तो 1 और 4 है, ये रिलेटिव पोजीशन है। वैसे पूछा जाए किन किन एटम से पास हो रही है तो IUPAC नंबरिंग देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, क्या देनी पड़ेगी? IUPAC नंबरिंग, ऑलवेज रिमेंबर। और IUPAC नंबरिंग जब हम ये देंगे तो दोनों में से सब्स्टिट्यूएंट जिस भी कार्बन पर लगा है उसको आप नंबर 1 दे दो, और नंबरिंग को प्रोसीड कुछ इस प्रकार से करिए, प्रोसीड कुछ इस प्रकार से करिए कि अगला सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर है उससे लीस्ट नंबरिंग मिले। तो मैं कहूंगा अगला इसे 2 नंबर मिलेगा, ये 3 नंबर लेगा, ये 4 नंबर लेगा, ये 5 लेगा और ये 6 नंबर लेगा। तो बताइए ये प्लेन जिन एटम से पास हो रहा है उनकी रिलेटिव पोजीशन 1 और 4 है, बट एक्चुअली नंबरिंग उनको क्या क्या मिल रही है? तो हम कहेंगे C2 एंड C5। यानी प्लेन जो प्रेजेंट है, यानी कि प्लेन जो प्रेजेंट है, प्लेन जो प्रेजेंट है वो प्लेन passes through C2 C5 एटम। कोई पूछे प्लेन कहां से पास हो रहा है तो आप कहेंगे प्लेन C2 एंड C5 एटम्स से पास हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। करेक्ट? चलिए, ये बात हो गई आपके 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखने वाले कंपाउंड की। अब मैं आता हूं ट्रांस स्टीरियो रखने वाले कंपाउंड पर। देखो भाई, अगर ये ट्रांस स्टीरियो है तो ट्रांस का मतलब आपको मैं क्या कहता हूं? देखो, ट्रांस ऐसे ड्रॉ करता हूं पहले, तो ये लीजिए, ये ट्रांस ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये सॉरी, अगर मैं आपको ऐसे कहूं, ये लीजिए,
ये वेज और ये डैश, ये लीजिए ये ट्रांस है, करेक्ट। तो 1,3 ट्रांस, एक वेज और एक डैश। वेज का मतलब एक वैलेंसी अपवर्ड दिखनी चाहिए और एक वैलेंसी मुझे डाउनवर्ड दिखनी चाहिए, राइट। अब आप बताइए 1,3 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल या होता है इक्वेटोरियल एक्सियल, वी नोज वेरी वेल। और अगर मैं अब इसको ड्रॉ करूं तो मैं ड्रॉ ऐसे कर सकता हूं, देखो ये एक्स इक्वेटोरियल अपवर्ड और ये एक्स एक्सियल डाउनवर्ड। एक मैंने अपवर्ड और एक मैंने डाउनवर्ड लगाया है इक्वेटोरियल एक्सियल स्टीरियो के साथ। अब आप ये बताइए क्या इस कंपाउंड में किसी भी प्रकार का कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हम कहेंगे नहीं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी मैं कहूंगा सिग्मा एब्सेंट है, इसमें आई भी एब्सेंट है। और किसी भी कंपाउंड में यदि सिग्मा एंड आई ये दोनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होते हैं तो वो कंपाउंड कभी भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड कायरल कहे जाते हैं, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, बस उन्हें मैजिक नहीं आना चाहिए, मतलब केस पायरामिडल इन्वर्जन या कन्फर्मेशनल एनिंचोमेरिज्म का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज कंपाउंड कायरल तो होते हैं बट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ये हम लोग जानते हैं, ओके। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने। तो मैं इस कंपाउंड को क्या कह सकता हूं, ये कंपाउंड कायरल है, ये लीजिए ये कंपाउंड कायरल के साथ साथ और क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अब कोई पूछे भैया क्या क्या कहोगे, रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? तो मैंने क्या बोला, यस इट इज रिजॉल्वेबल, बिकॉज नॉन रिजॉल्वेबल कौन कौन होते हैं ये उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो ये रिजॉल्वेबल है, करेक्ट। अच्छा, इसको कायरल बोला है तो ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं मिरर इमेज इसकी बनाता हूं एक बार, देखो ये लीजिए ये हो गया और ये हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं है, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, पेयर ऑफ एनिसोमर्स हैं, क्लियर। ये मैंने चर्चाएं ट्रांस की कर ली है, ये चर्चाएं सिस की कर ली है। अब हमारे बीच में जो चर्चाएं होंगी ना वो चर्चाएं इसकी होंगी, और इसकी चर्चाओं का मतलब क्या है, चर्चा ए की होगी, चर्चा बी की होगी, चर्चा सी डी ई एफ और जी की होगी। ये लीजिए अब मैं इनकी चर्चाएं आप लोगों से कर रहा हूं, ओके। जरा देखेंगे इनकी चर्चाएं होती है हमारे बीच में। देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए इस कंपाउंड के कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हैं, कुल एनिसोमर कितने हैं, तो आप कहोगे इस कंपाउंड के कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या कुल एनिसोमर 2 कहे जाएंगे, 2, केवल ये, वो नहीं। कुल पेयर ऑफ एनिसोमर 1, कुल रेसिमिक मिक्सचर 1, कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर ये रहा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है 1, और ये मीजो भी है 1, कुल डायस्टीरियोमर सिस और ट्रांस 2, और कुल स्टीरियो आइसोमर 1 ये रहा कंपाउंड, 1 ये रहा और 1 वो रहा, कुल स्टीरियो आइसोमर 3 कहे जाएंगे। ये लीजिए ये मैंने इस कंपाउंड के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी ये सब कुछ मैंने स्टडी करके आपको बता दिया है। ये बात हुई आपके 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। अब मैं चर्चाएं करता हूं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। जरा देखेंगे 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन देखेंगे। वन फोर देखो भाई 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे बीच में इसका जिक्र होगा। देखिए ये जो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, राइट, इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट 1,4 पोजीशन पे एक बार हम लगाते हैं और इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही चर्चाएं करते हैं जैसे इतनी देर अभी कर रहे थे।
ये लीजिए, ये 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड लिया है मैंने। और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, जरा देखेंगे आप लोग। देखो यहां मैंने करेक्ट, और मैं जो कह रहा हूं देखना, एक बार मैंने यहां सिस आइसोमर लिया और एक बार मैंने यहां ट्रांस आइसोमर लिया। एक बार मैं यहां सिस आइसोमर की चर्चा करूंगा और एक बार मैं यहां ट्रांस आइसोमर की चर्चा करूंगा। क्लियर? सिस आइसोमर को मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये लीजिए, एक बार ये वेज और ये वेज। अब आप ये बताइए 1,4 सिस का क्या मतलब होता है? तो हम कहेंगे 1,4 सिस का मतलब है एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल। इन दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं, पहली चीज। करेक्ट, दोनों में से मैं कुछ भी कह सकता हूं। अब एक बार मैं ड्रॉ करता हूं 1,4 सिस को, तो जरा देखेंगे इसको ड्रॉ किया जाता है। जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ, देखो भाई ऐसे कर रहा हूं मैं, राइट। अब याद रखना, जो भी एक्सियल आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी इक्वेटोरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो, चूंकि मैंने ये वेज और वेज लिखा है, आपको अपवार्ड लेना है। एक्सियल भी अपवार्ड वाला लेना है, इक्वेटोरियल भी अपवार्ड वाला लेना है। तो मैं इसको ड्रॉ ऐसे कर सकता हूं, देखेंगे जरा, ये एक्सियल अपवार्ड, ये इक्वेटोरियल अपवार्ड, ये हमारा सिस आइसोमर है। क्लियर? अब आप ये बताइए, क्या इस सिस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हम कहेंगे यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे है? अगर ये साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये यहां आप कुछ भी लगा दो एक्सियल इक्वेटोरियल पे, और इधर भी एक्सियल इक्वेटोरियल पे कोई भी लगा दो। जब आप ये प्लेन लगाते हो, इस 1 नंबर एटम और इस 4 नंबर एटम से होता हुआ जब एक प्लेन लगाते हो, तो याद करो कुल 6 एटम, कुल 6 ग्रुप आधे आधे कटते हैं। कौन कौन? ये एक्सियल वाला, ये इक्वेटोरियल वाला, ये खुद कार्बन, ये कार्बन, इक्वेटोरियल वाला, एक्सियल वाला, ये सब आधे 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 कटते हैं। तो मैं क्या कहूंगा मैं इसके बारे में कि इसके अंदर सिग्मा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर सिग्मा प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? एकाइरल कहलाएगा। और जितने भी कंपाउंड एकाइरल होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। करेक्ट? अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बताइए, एकाइरल है तो बताइए रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? तो हम कहेंगे ये नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। क्या कहे जाएंगे? ये नॉन रिजॉल्वेबल, राइट। पिछले में लिख दिया था मैंने, नॉन रिजॉल्वेबल होंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं ट्रांस आइसोमर की। ओके, तो देखो ट्रांस आइसोमर कैसे बनाएंगे? ट्रांस आइसोमर मैं ऐसे बनाऊंगा, ये वेज बना दिया, ये मैंने डैश बना दिया, ये लीजिए, ये मैंने ट्रांस आइसोमर बना लिया। अब ट्रांस आइसोमर का मतलब क्या होता है? तो हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर का मतलब होता है या तो एक्सियल एक्सियल, ये लीजिए, और या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और अगर मैं कोई एक बनाऊंगा इन दोनों में से तो मैं इक्वेटोरियल वाला ही बनाऊंगा। दिस वन इज प्रिफर्ड, मैं इसको बनाऊंगा। ध्यान रखना ये प्रिफर्ड है बिकॉज यहां ये मोर पॉपुलेटेड कन्फर्मर है। तो जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, जरा देखेंगे, ड्रॉ इस तरीके से किया जा सकता है। जो भी मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मैं इस तरह से ड्रॉ करूंगा कि इक्वेटोरियल में से एक इक्वेटोरियल डाउनवर्ड हो और एक इक्वेटोरियल अपवर्ड हो, बिकॉज एक वेज है और एक डैश है। तो मैं क्या करता हूं, इधर वाले को अपवर्ड लगा देता हूं और इधर वाले को डाउनवर्ड लगा देता हूं, बस कुछ भी नहीं है, ये हो गया। अब आपसे कहा जाए कि बताइए क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप कहोगे यस यस, इन कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है बिकॉज ये साइक्लोहेक्सेन, फिर मैं कह रहा हूं, और यहाँ ये प्लेन जब लगता है तो कुल 6 एटम आपस में आधे 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 कटते हैं। ये सिखाया है मैंने आपको। तो बताइए यहाँ क्या कहा जाएगा? यहाँ कहा जाएगा सिग्मा प्रेजेंट है। और अगर सिग्मा प्रेजेंट होता है ना तो कंपाउंड एकाइरल कहा जाता है। और अगर कंपाउंड एकाइरल है ना तो उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल कहे जाते हैं।
ये लीजिए, ये ट्रांस आइसोमर के बारे में भी मैंने जिक्र कर लिया है। ट्रांस आइसोमर में जिक्र करने के बाद अब मैं चर्चाएं इसकी करूंगा, और जब मैं इसकी चर्चाएं करूंगा ना, तो इसका मतलब चर्चाएं किसकी हो रही है? ए की, बी की, सी की, डी की, ई, एफ, जी, इनकी चर्चाएं हो रही हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। करेक्ट। अब मैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच की चर्चाएं कर रहा हूं यहां। तो देखो, ए बराबर कुल पेयर ऑफ कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, टोटल एनेंटियोमर, वो तो ना इसमें है ना इसमें है, तो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 0, तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर 0, रैसिमिक मिक्सचर भी 0। फिर डी है कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, एक ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, तो कुल इनएक्टिव 2। फिर ई है टोटल मीजो कंपाउंड, तो टोटल मीजो कंपाउंड, ई टोटल मीजो ही था ना, एक बार चेक कर लो भाई, चेक कर लो एक बार चेक कर लो। ई टोटल मीजो, यस, ई क्या हो गया? टोटल मीजो कंपाउंड। तो टोटल मीजो कंपाउंड नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मीजो के लिए मैंने क्या बताया था कि मीजो का मतलब होता है कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां तो कायरल सेंटर ही नहीं है, अकेले प्लेन का क्या करेंगे हम लोग, तो यहां मीजो नहीं होगा, टोटल मीजो 0। कुल डायस्टीरियोमर 2, एक सिस और एक ट्रांस, और ये सिस और ट्रांस में आगे कोई ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बढ़ा ही नहीं, तो केवल यही रह गए, तो कुल स्टीरियो भी यहाँ 2 ही कहे जाएंगे। ये बात हुई आपके ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी की। ये लीजिए, ये आपको करना आना चाहिए। करेक्ट, उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा, डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में अभी तक हमने C6H10X2 की चर्चा करी, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे। अब मैं चर्चा करूंगा डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में C6H10XY की, यानी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग। तो देखिएगा आप लोग, अब चर्चाएं होगी C6H10XY की। ये लीजिए, अब मैं चर्चाएं इसकी कर रहा हूं C6H10XY की। और C6H10XY में सबसे पहले मैं वापस से कर रहा हूं चर्चा 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड। पहले हमारे बीच में चर्चा होगी 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड की। क्लियर? देखो, 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड की अगर मैं बात करूं तो मैं X और Y दोनों को 1 नंबर पोजीशन पे लगाऊंगा। ये लीजिए, ये X और ये Y। अगर मैं इसकी चेयर फॉर्म ड्रॉ करूं तो चेयर फॉर्म ऐसे ड्रॉ होगी। ये लीजिए, ये एक X मैंने लगाया और एक ये मैंने Y लगाया। याद रहे जब X और Y मैंने यहां लगाया है तो मैं दोनों में से जो बल्की ग्रुप होगा उसको इक्वेटोरियल पे लगा दूंगा, और जो लेस बल्की होगा, छोटा होगा, स्मॉल होगा, उसको मैं एक्सियल पे लगा दूंगा। करेक्ट? आगे की बात करता हूं अब मैं बात करता हूं 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड में। सबसे पहले कि ये GI देगा या नहीं देगा, तो हम कहेंगे भाई इन कंपाउंड के अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट होती है, GI इनके द्वारा नहीं दी जाती है। अब मैं आपसे बात करता हूं इनके अंदर कायरलिटी की, तो मैं चेक करूंगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर हम प्लेन जब भी कभी लगाते हैं तो एटम्स में से पास करते हैं प्लेन को, और जब भी कभी वो एटम जिनसे प्लेन लगाया जाता है ये सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उन दोनों एटम्स की जहां से प्लेन लगेगा उनकी रिलेटिव पोजीशन 1 and 4 होती है। तो यानी चेयर फॉर्म अज्यूम करी मैंने, ये चेयर, ये लीजिए, तो एक एटम ये लिया, एक एटम ये नीचे वाला लिया, और यहां से जब मैं ये प्लेन लगाऊंगा तो कुल 6 एटम आधे आधे कटते हैं, दोनों कार्बन और उन पर लगे हुए एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ग्रुप्स। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा इस कंपाउंड में सिग्मा प्रेजेंट है, और अगर सिग्मा प्रेजेंट है ये कंपाउंड एक आयरल होगा। एक आयरल के साथ साथ बोला जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। करेक्ट? और क्या बोला जाएगा? नॉन रिजॉल्वेबल होगा, नॉन रिजॉल्वेबल होगा। ये लीजिए, ये मैंने बात करी आप लोगों से यहां पर इन कंपाउंड्स के द्वारा दिए गए प्रॉपर्टीज की। ओके, तो 1,1 डाइसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड XY वाला मैंने ले लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड की। तो आप लोग देखिएगा,
और हेडिंग डालिएगा 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड। देखो भाई 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर मैंने क्या किया, ये लीजिए इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये एक x लिया, ये एक y लिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर, देखो भाई 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर मैं यहां वही सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात करूंगा। ये लीजिए सबसे पहले मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करता हूं, तो यहां पर एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। तो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी मैंने कहा एक आइसोमर तो मैं यहाँ सिस बनाऊंगा और एक आइसोमर मैं यहाँ ट्रांस बनाऊंगा। क्लियर? सिस आइसोमर को मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए सिस का मतलब हो गया, ये लीजिए x और ये y, करेक्ट, ये x है यहाँ और ये y है। और अगर मैं ट्रांस की बात करता हूं तो देखो भाई ट्रांस में ऐसे बना सकता हूं, ये एक x और ये y, ये लीजिए करेक्ट, ये बनाया। अगर सिस की बात करूं तो सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल। ये लीजिए अब मैं यहाँ किसी एक ग्रुप को एक्सियल पर, किसी एक को इक्वेटोरियल पर लगाऊंगा, ये ध्यान रखना है। अब किसको एक्सियल पर, किसको इक्वेटोरियल पर लगाऊंगा, तो मैं ये कह दूं जो बड़ा ग्रुप होगा उसको इक्वेटोरियल पर, जो छोटा होगा उसको एक्सियल पे लगा दूंगा। तो मैं यहाँ चेयर फॉर्म अगर ड्रॉ करूं तो वो चेयर फॉर्म इस तरीके से ड्रॉ हो सकती है। ये लीजिए ये y हो गया और ये x हो गया। अब अगर हमारे से कोई पूछे बताइए क्या इसके अंदर कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? भाई इस कंपाउंड में एक कायरल सेंटर तो ये रहा है ना, एक कायरल सेंटर तो ये रहा और एक कायरल सेंटर ये रहा, और मैं आपसे कहूं बताइए इस कंपाउंड में कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो आप कहोगे नहीं, इसमें कहीं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम कहेंगे सिग्मा इसके अंदर एब्सेंट है और इसके अंदर I भी एब्सेंट है। करेक्ट, सिग्मा भी एब्सेंट है, I भी एब्सेंट है। अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं तो बताइए ऐसे कंपाउंड हमेशा क्या कहलाते हैं? कायरल। और क्या ऐसे कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसे कंपाउंड कभी भी एक दूसरे की अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होते। ऐसे कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर कभी भी सुपर इंपोज नहीं होते। तो मैं इसका एक एनेंटियोमर ड्रॉ करता हूं। ये लीजिए ये इसका एनेंटियोमर कहा जाएगा। ये लीजिए ये इक्वेटोरियल पे y और एक्सियल पे x। ये लीजिए ये मैंने इसका एनेंटियोमर ड्रॉ कर दिया है। करेक्ट, चलिए जी यहां तक क्लियर है आप लोगों को? तो बताइए ये कंपाउंड कायरल है, ये चीज तो मैंने आपको समझा दी है। उसके बाद इन्हें क्या कहूंगा आगे, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? तो हम जानते हैं ऑल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। सभी कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। केवल दो बातें ध्यान रखनी है क्योंकि दो ही एक्सेप्शन है इस स्टेटमेंट के। क्या? ऐसे कंपाउंड कायरल होके भी जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? केवल दो प्रकार के कंपाउंड, वो जिन्हें या तो कन्फर्मेशनल एनिंटियोमेरिज्म आती है या पायरामिडल इन्वर्जन आता है, यानी जिन्हें मैजिक आता है। अदरवाइज आप ये ध्यान रखेंगे ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, ऑल कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। केवल दो एक्सेप्शंस दिमाग में रखेंगे, हम लोगों को ध्यान है वो। ओके, तो कायरल के साथ साथ मैं और क्या लिखूंगा इसके अंदर? ऑप्टिकली एक्टिव कायरल एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा, अब आप देखिएगा आगे की बात मैं करता हूं इसके अंदर। अगर मैं आपसे ये कहूं तो बताइए कि क्या हम इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं? तो हम कहेंगे यस, ये रिजॉल्वेबल है, ऑल कायरल आर रिजॉल्वेबल, है ना। बस हमें नॉन रिजॉल्वेबल कौन कौन होते हैं दिमाग में फिट रखना। ऑल सिमेट्रिक नॉन रिजॉल्वेबल, ऑल मीजो नॉन रिजॉल्वेबल, ऑल कंपाउंड्स विच नोज मैजिक, जिन्हें जादू आता है वो भी नॉन रिजॉल्वेबल। तो ये तो उनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, तो हम कहेंगे ये रिजॉल्वेबल है। ये कैसा है? रिजॉल्वेबल। करेक्ट। ये लीजिए ये मैंने इस 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस आइसोमर की चर्चा कर ली है। अब मैं ट्रांस आइसोमर की चर्चा आपसे कर रहा हूं, जरा देखेंगे आप लोग। यदि ट्रांस आइसोमर की मैं चर्चा करूं तो ट्रांस का मतलब होता है या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अब अगर मैं यहां पर
ड्रॉ करूंगा तो मोस्ट पॉपुलेटेड कन्फर्मर, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल होता है। इसलिए मैं यहां चर्चा किसकी करूंगा, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल की चर्चा करूंगा। क्लियर? तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल देखिएगा कैसे ड्रॉ होगा। मैंने कहा इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल तो कर लेंगे चर्चा, पर आप जो भी इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल यहां ले रहे हो याद रखना उसमें से एक्स डाउनवर्ड वाला इक्वेटोरियल पे जाए और वाई अपवर्ड वाले इक्वेटोरियल पर जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। करेक्ट? तो एक्स डाउनवर्ड ये लीजिए, वाई अपवर्ड ये लीजिए, ये इक्वेटोरियल मैंने यहां बना लिया है। करेक्ट? ये लीजिए, ये चर्चाएं हो गई हमारी। अब मैं आपसे कहूं बताइए इस कंपाउंड में जब ये x और y इक्वेटोरियल पर है, बताइए इस कंपाउंड में कहीं भी कभी भी कैसी भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सिग्मा एब्सेंट है और इसमें I भी एब्सेंट है। और अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट होती है ना कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड कायरल होते हैं। और जो कंपाउंड कायरल होते हैं ना, वो कंपाउंड कभी भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। तो उधर देखना, मैं यहां पर चर्चा करता हूं, ये मैंने इसका एक मिरर इमेज आइसोमर बनाया, इसका मैंने ये एनेंशियोमर बनाया, ये लीजिए, ये एनेंशियोमर बन गया है, ये y और ये x। करेक्ट? अब आप बताइए ये कायरल के साथ साथ और कैसे हैं? हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और कैसे हैं ये? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये रिजॉल्वेबल या नॉन रिजॉल्वेबल? तो हम कहेंगे ये रिजॉल्वेबल है। कैसे हैं भैया? रिजॉल्वेबल। ये लीजिए, इनको हम रिजॉल्वेबल कहेंगे। ये मैंने अभी तक सिस और ट्रांस आइसोमर का इंडिविजुअल स्टडी किया है। इंडिविजुअल स्टडी के बाद अब मैं चर्चा कर रहा हूं यहां इस मेन कंपाउंड की, यानी अब हमारे बीच में चर्चाएं इसकी होगी। और जब मैं चर्चाएं इसकी करूंगा तो इसका मतलब मैं चर्चाएं किसकी कर रहा हूं? मैं चर्चाएं कर रहा हूं ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, एफ की और जी की। तो बताइए ए का मतलब टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, या कह दूं टोटल एनेंशियोमर। तो टोटल एनेंशियोमर, टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। कुल कितने हो गए? 4। अगर मैं आपसे कहूं बी टोटल पेयर ऑफ एनेंशियोमर, तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, कितने हो गए? 2। फिर मैं कहूं सी क्या है? टोटल रेसिमिक मिक्सचर या टोटल रेसिमिक मॉडिफिकेशन, एक रेसिमिक मिक्सचर इसका बनेगा, एक रेसिमिक मिक्सचर इसका बनेगा, तो कुल रेसिमिक मिक्सचर 2। डी क्या है? टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, सॉरी हाँ, डी क्या है? टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर तो एक भी दिखाई नहीं दे रहा, 0। ई क्या है? टोटल मीसो कंपाउंड, टोटल मीसो कंपाउंड एक भी नहीं है, ये भी 0। फिर एफ क्या है? टोटल डायस्टीरियोमर। अरे डायस्टीरियोमर तो बस केवल ये सिस और ये ट्रांस, बस यही तो है, यानी कुल डायस्टीरियोमर 2। और जी है कुल स्टीरियो आइसोमर। तो 2 स्टीरियो आइसोमर तो सिस में आगे बढ़ा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ट्रांस में भी आगे बढ़ा, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कुल स्टीरियो आइसोमर 1 2 3 और 4 कुल स्टीरियो आइसोमर बोले जाएंगे 4। ये लीजिए, ये मैंने इस कंपाउंड के कुल ए बी सी डी ई एफ जी इनकी चर्चाएं कर ली हैं। क्लियर? 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम, ये समझा दिया मैंने, उतार लो। अब मैं आता हूं 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड के बाद मैं चर्चाएं करता हूं 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की। जरा देखेंगे आप लोग, देखो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड, देखना 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई? 1 और 3। ये लीजिए, ये y लगा दिया और ये x लगा दिया। करेक्ट? ये 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना लिया हमने। अब देखो 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर वही 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक सिस और एक ट्रांस। करेक्ट? देखो भाई, सिस और ट्रांस, इसकी जरा मैं चर्चाएं कर लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिस की। अब आप ये बताइए 1,3 सिस का मतलब क्या होता है? तो 1,3 सिस का मतलब होता है या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल।
और हमें पता है इसमें से प्रिफर्ड कन्फर्मर कौन है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, तो मैं यहाँ प्रिफर्ड बनाऊंगा। करेक्ट। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसे दिखाऊं 1 और 3 को, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये x दिखा दिया और ये y दिखा दिया। अब चूंकि मैंने यहाँ इनको कैसे दिखाया, दोनों को वेज से, तो जो मैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल लूंगा वो दोनों इक्वेटोरियल अपवार्ड वाले लिए जाएंगे। तो मैं 136 कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं। ये लीजिए, ये मैंने y दिखाया और ये मैंने x दिखाया। अब हम ये जानते हैं कि x और y ये ग्रुप हो गए 1 और 3 पर। ये दोनों कायरल सेंटर मैंने आपको बताए, ये कायरल सेंटर है, ये भी एक कायरल सेंटर है। अब आप ये जानते हैं कि अगर एक x हो गया और एक y हो गया, तो जो प्लेन थोड़ी देर पहले लग रहा था, यहाँ इधर देखो, ये प्लेन हम थोड़ी देर पहले लगा रहे थे, ये लीजिए, ये प्लेन जो हम C2 C5 से लगा रहे थे, अब चूंकि एक ग्रुप x है और एक ग्रुप y है, तो क्या अब प्लेन लग पाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, अब कोई प्लेन इसके अंदर नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, हम कहेंगे इसके अंदर सिग्मा यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर एब्सेंट है। क्लियर? और I भी इसके अंदर एब्सेंट है, तो सिग्मा भी एब्सेंट हो गया और I भी एब्सेंट हो गया। अगर ये दोनों चीजें किसी भी कंपाउंड में एब्सेंट होती हैं, तो बताइए कंपाउंड क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कायरल कहा जाता है। और कायरल कंपाउंड कभी भी अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ये लीजिए, ये मैंने इसकी एक मिरर इमेज बना ली है ना, ये लीजिए, ये y हो गया और ये x हो गया। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और साथ में कहूंगा कायरल हैं इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव, और साथ में कहूंगा ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल होते हैं। ये लीजिए, करेक्ट। ये सिस आइसोमर का मैंने जिक्र कर दिया है। अब मैं चर्चाएं कर रहा हूं ट्रांस आइसोमर की। 1,3 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, या कह दूं इक्वेटोरियल एक्सियल। ये हम लोग 1,3 ट्रांस का मतलब लिखते हैं। करेक्ट। अब 1,3 ट्रांस अगर मैं ड्रॉ करूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, ये लीजिए, एक मैंने वेज कर दिया, एक मैंने डैश कर दिया। ये लीजिए, ये x लिख दिया और ये y लिख दिया। अब मुझे जो भी यहाँ 1,3 ट्रांस बनाना है, याद रहे एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल बनाना है, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे x को मुझे अपवर्ड वैलेंसी पे शो करना है और y को मुझे डाउनवर्ड वैलेंसी पे शो करना है। ओके, चलिए अब आप देखिएगा, मैं यहाँ चेयर फॉर्म बनाता हूँ। ये मैंने चेयर फॉर्म बना दी, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। तो मैं x को यहाँ शो कर देता हूँ, दैट इज अपवर्ड, और y को इधर शो कर देता हूँ, दैट इज डाउनवर्ड। अब आप बताइए, क्या इसके अंदर कहीं भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो आप कहेंगे इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा एब्सेंट है, इस कंपाउंड के अंदर I भी एब्सेंट है। और अगर ये दोनों चीजें एब्सेंट होती है किसी भी कंपाउंड में, तो कंपाउंड कायरल होता है, और ऐसे कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ बना लिया है, करेक्ट, ये y और ये x, और ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और हम साथ में क्या बोलेंगे, रिजॉल्वेबल। ये लीजिए, ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल होंगे, राइट। ये मैंने इंडिविजुअल स्टडी यहाँ इसकी कर ली है। अब मैं जो चर्चाएं कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, वो चर्चाएं कर रहा हूँ अब यहाँ पर इस कंपाउंड की, यानी अब हमारे बीच में चर्चा इस कंपाउंड की होने वाली है। और जब मैं इस कंपाउंड की चर्चा करूंगा, तो मैं चर्चाएं किसकी कर रहा हूं? इसका मतलब मैं चर्चाएं कर रहा हूं A की, B की, C की, D की, E की, F की और G की। इनकी चर्चाएं अब हमारे बीच में होने वाली है। और जब मैं इनकी चर्चाएं करूंगा, तो A का मतलब है कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या कुल एनेंटियोमर। तो कुल एनेंटियोमर 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो कुल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर 4। अब आप ये बताइए, ये भी एक पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, ये भी एक पेयर ऑफ एनेंटियोमर, तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर 2, रिसीविंग मिक्सचर भी 2। कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर एक भी नहीं है, मीजो भी एक भी नहीं है, डायस्टीरियोमर अभी भी 2 हैं। ये लीजिए, सब कुछ वैसे ही है। और G का मतलब है कुल स्टीरियो आइसोमर, कुल स्टीरियो आइसोमर 1, 2, 3 और 4। ये लीजिए, मैंने 4 कुल डायस्टीरियो, कुल स्टीरियो आइसोमर यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं।
क्लियर? ये आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच की चर्चाएं मैंने यहां पर कर दी है। ये बात हुई 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड की। ओके, 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड के बाद अब मैं यहां 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की चर्चाएं करता हूं। जरा आप लोग देखिएगा, देखो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड हेडिंग डालेंगे 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये लीजिए 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। देखिएगा, देखो जब भी कभी मैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करूंगा, जब भी कभी मैं 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करूंगा तो 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में मैं कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये लीजिए ये X और ये Y। करेक्ट? अब मैं जो कह रहा हूं जरा समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि इस 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी यहां ऑब्वियसली एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। एक क्या होगा? सिस आइसोमर, ये लीजिए, और एक क्या होगा? ट्रांस आइसोमर। मैं पहले सिस के बारे में आपसे चर्चाएं कर लेता हूं। देखो सिस का मतलब क्या होता है? 1,4 एक एक्सियल इक्वेटोरियल या इक्वेटोरियल एक्सियल, ये हम कहते हैं। कैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसको वैसे लिखूं तो देखो एक ये और ये मैंने सिस लिया, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया। अब अगर मैं चेयर फॉर्म लूंगा तो मैं कुछ इस प्रकार से यहां पर लगाऊंगा कि ये दोनों अपवार्ड लगे। और अपवार्ड कैसे लगेंगे? एक्स ऐसे लगेगा और वाई ऐसे लगेगा। दोनों मैंने अपवार्ड वैलेंसी शो करी है एक्स और वाई की, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? एक्स और वाई दोनों मैंने कैसे लगाए हैं? अपवार्ड लगाए हैं, ये ध्यान रखना। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि इसके अंदर कहीं भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम कहेंगे यस, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो हम कहेंगे सिग्मा प्रेजेंट है। करेक्ट? और सिग्मा कौन सा प्रेजेंट है? तो आप समझ गए, इस 1 नंबर कार्बन, इस 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, ये लीजिए दोनों रिलेटिव पोजीशन, इन दोनों कार्बन से लगता हुआ प्लेन लगेगा जिसमें कुल 6 एटम्स आधे आधे कटते हैं, ये हम लोगों को पता है। करेक्ट? अब मैं आगे की चर्चाएं करता हूं, जरा देखेंगे। सिग्मा प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया? एकाइरल हो गया। और जो भी कंपाउंड एकाइरल होते हैं ना, ऐसे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसे कंपाउंड अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, यानी कि एकाइरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और कहा जाएगा नॉन रिजॉल्वेबल है। कैसे हैं? नॉन रिजॉल्वेबल है। ओके, अब मैं बात करता हूं आगे ट्रांस की। जरा ट्रांस को भी आप लोग समझ लो, इसकी भी इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में ओवरऑल चर्चाएं कर लूंगा इस कंपाउंड की। तो देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है? या तो एक्सियल एक्सियल या बोला जाता है इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो एक्सियल एक्सियल और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में से मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा? मैं प्रेफरेंस इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल को दूंगा। क्लियर? अब आप देखिएगा, अगर मैं यहां ट्रांस की बात करता हूं तो ऐसे दिखाऊंगा, एक वेज और एक डैश, एक वाई और एक्स मैं यहां पे लगा लेता हूं। अब अगर मैं चेयर फॉर्म में इसको ड्रॉ करूंगा, ये लीजिए, तो मैं क्या दिखाऊंगा? एक अपवर्ड एक्स, तो इसको तो एक्सेल पे दिखा देता हूं। क्लियर? या चलिए अपवर्ड और एक डाउनवर्ड ऐसे दिखाना है मुझे, तो देखो अपवर्ड मैं ऐसे दिखा दूं, एक ही बात है। ये लीजिए, चलो ऐसे दिखा देता हूं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड दिखाना है तो एक्स को इधर दिखा देता हूं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में, और डाउनवर्ड वाई को इधर दिखा देता हूं। ये लीजिए, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये अपवर्ड एक्स हो गया, ये डाउनवर्ड वाई हो गया, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मैंने यहां बना लिया है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तो हम कहेंगे यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी ही होगी इन कंपाउंड्स के अंदर। तो हम कहेंगे इस कंपाउंड के अंदर सिग्मा प्रेजेंट है। अगर सिग्मा प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कैसा हो गया? आप कहोगे ये कंपाउंड एकाइरल हो गया। अच्छा, जिनमें प्लेन लगता है ना, वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये लीजिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री लगती है, ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? हम कहेंगे ऐसे कंपाउंड नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। ये लीजिए, ये इंडिविजुअल स्टडी 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में सिस की और ये
ट्रांस की मैंने कर दी है। अब मैं जो चर्चाएं करूंगा आपसे वो चर्चाएं मैं करूंगा इसकी, यानी अब मैं ओवरऑल इसकी चर्चा करने वाला हूं। और जब चर्चा इसकी होती है ओवरऑल, तो बताइए हम चर्चा किसकी करते हैं? हम चर्चा फिर ए की करते हैं, हम बी की करते हैं, हम सी डी ई एफ और जी की करते हैं। और ये क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी। यही तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ए टोटल ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर या टोटल एनेंटियोमर, वो कितने हैं? 0। कितने हैं भैया? 0। अच्छा, बी टोटल पेयर ऑफ एनेंटियोमर, तो जब एनेंटियोमर इक्वल 0 है तो पेयर कहां से बनेंगे? कहां का रैसिमिक मिक्सचर बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। डी क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, ये भी इनएक्टिव और ये भी इनएक्टिव, कुल 2 इनएक्टिव, लेकिन इनमें से कोई भी मीजो नहीं है। बिकॉज मीजो का मतलब क्या बताया था? कम से कम 2 कायरल सेंटर एंड आइदर प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसलिए यहां कोई मीजो वीजो नहीं है। कुल डायस्टीरियोमर 2 और कुल स्टीरियो आइसोमर भी 2 ही बनेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो बताइए, ये बात हो गई आप लोगों के इस कंपाउंड के लिए ए बी सी डी ई एफ जी की। ये लीजिए, ये मैंने आपसे चर्चाएं कर ली है कायरलिटी इन डाइसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो सकते हैं और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। आइदर बोथ आर X2 या एक X और एक Y। करेक्ट? C6H10X2 एंड C6H10XY की चर्चाएं मैंने आपसे कर ली है। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूं। उतारो, देखो आप लोग, देखिए क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है इसमें, अमॉन्ग द फॉलोइंग ए पेयर ऑफ रिजॉल्वेबल कॉन्फिगरेशनल एनेंटियोमर इज गिवन बाय, मतलब इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो अपना कॉन्फिगरेशनल एनेंटियोमर रखता है और उसे रिजॉल्व भी किया जा सकता है। मतलब इनमें से किस कंपाउंड का रिजॉल्वेबल कॉन्फिगरेशनल एनेंटियोमर एग्जिस्ट करता है। तो देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं सिस 1,2 डाइमिथाइल की बात करूं तो हमारे को पता है इसका एनेंटियोमर तो होता है, इसका एनेंटियोमर तो होता है, लेकिन हम उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज केस बिलोंग्स टू द कन्फर्मेशनल एनेंटियोमर। आप याद करो, इसका एनेंटियोमर तो बनता है लेकिन हम इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल। ये दोनों के दोनों आपस में कैसे होते हैं? ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। हमारे को ये चीज पता है, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, इस वजह से हम इन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, ये हमारे को पता है। क्लियर? आगे देखिएगा, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अरे इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिस 1,3 में, तो इसके अंदर तो एनेंटियोमर का कोई मतलब ही नहीं है। सिस 1,4 डाइमिथाइल 1,4 के अंदर प्लेन लगता ही लगता है, लेकिन इसलिए इसमें भी एनेंटियोमर का कोई मतलब नहीं है। और ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल का मतलब है एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ये लीजिए, इस कंपाउंड में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस कंपाउंड का एक एनेंटियोमर भी एग्जिस्ट करेगा और हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के सवाल गेट वगैरह के अंदर पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, इस तरीके का कोई सवाल बना के पूछ लेता है कई बार कि हाउ मैनी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड के कुल ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी बनेंगी? तो हम जानते हैं यार, ये 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है और 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में चाहे मैं यहां पर XX लगाऊं और चाहे मैं XY लगाऊं, हमारे को ये पता है 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। याद करो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट होती है, और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर है तो इसके अंदर चाहे सिस फॉर्म लो, ट्रांसफॉर्म लो, दोनों ही फॉर्म में प्लेन होने के कारण इसका कभी भी हम ये कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कितनी बोली जाएगी? 0 बोली जाएगी। करेक्ट? एक चीज ध्यान रखना, याद रखना,
अब मैं जो बातें बता रहा हूँ जरा ध्यान से समझना। कई बार क्या होता है कि वो साइड चेन के अंदर कई बार अजीबोगरीब ग्रुप लगा देता है। जैसे वो साइड चेन के अंदर कई बार ऐसे ग्रुप लगा देता है, जैसे उसने लगा दिया CH2 CH CH3 CH3, करेक्ट। और यहां पर उसने लगा दिया, ये लीजिए, ये मिथाइल ग्रुप, क्लियर। और यहां पर भी ये मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा दिया और हमसे कहा बताइए इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलोगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलोगे। तो ध्यान रखना 1,4 में मैं कहूं प्लेन हमेशा लगता है। मैंने क्या बोला 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड में प्लेन हमेशा लगता है। आपको केवल एक चीज चेक करनी है कि इनमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, बस इनमें कोई कायरलिटी दिखाने वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वो कायरलिटी के इंजेक्शन लगे हुए नहीं होने चाहिए। ना कोई कायरल सेंटर होना चाहिए, ना कोई कायरल एक्सेस वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ना कायरल प्लेन वाली होनी चाहिए, ना हेलिसिटी वाली होनी चाहिए। याद करो कुछ इंजेक्शन सिखाए थे मैंने आप लोगों को, वो इंजेक्शन मॉलिक्यूल में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कितना ही कैसा ही ग्रुप लगा दो, हमेशा ये प्लेन लगेगा। ये ध्यान रखना। ये ग्रुप कुछ इस प्रकार से 3D में ओरिएंटेड होंगे कि इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा आधा आधा हमें नजर आएगा, क्योंकि बस इसमें कोई क्या ना हो, इसके अंदर बस एक प्लेन, इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, इसमें बस कायरल सेंटर नहीं होना चाहिए, या कायरल एक्सेस वाली प्रॉपर्टी, या कायरल प्लेन वाली प्रॉपर्टी, या हेलिसिटी वाली प्रॉपर्टी, मतलब जिससे कंपाउंड में कायरलिटी डाल दी जाती है वो प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको प्लेन दिखेगा, बड़े ही आराम से प्लेन दिखेगा। देखो इधर ये तो मिथाइल मिथाइल हो गया, इधर से ये आपका H हो गया, ये आपका H हो गया, ये लीजिए ये C हो गया, ये भी H हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। लो जी भैया, अब आप देखो बड़े आराम से, आपको प्लेन दिखा कि नहीं दिखा? ओहो, बड़ा गजब का प्लेन दिख रहा है हमारे को, तो बड़े ही आराम से प्लेन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, ऐसे कंपाउंड ये सब क्या है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रखना इनमें सिग्मा प्रेजेंट है, ये कंपाउंड एकाइरल है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े ग्रुप्स देख के कई बार हम लोग मतलब थोड़े से पगलिया जाते हैं, अरे यार प्लेन लग ही नहीं रहा। अरे प्लेन लग रहा है या नहीं लग रहा है आपसे इमेजिन हो जाता है, बहुत अच्छी बात। नहीं तो आपको तरीका क्या सिखा दिया, साइक्लोहेक्सेन के 1,4 पोजीशन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो कितना ही बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगाओ आप लोग, ये प्लेन हमेशा लगेगा। कब नहीं लगेगा, अगर सब्स्टिट्यूएंट में कायरलिटी के इंजेक्शन लगे हुए हैं। अगर इंजेक्शन ठोक रखा है ना उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर, तभी परेशानी आएगी। और उस इंजेक्शन का मतलब क्या है, कायरल सेंटर। इंजेक्शन का मतलब क्या है, कायरल एक्सेस, नॉन प्लेनर वाला कंसेप्ट, कायरल प्लेन और हेलिकल शेप कंसेप्ट। ओके, तब मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन एब्सेंट हो जाता है और मॉलिक्यूल कायरलिटी शो करने लगता है। तो आज ये बात हुई हमारे बीच में कायरलिटी इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की। ओके, चलो जी, बता लो।